6 चरणों के मतदान के बाद लोकसभा के महासमर में उतरे सभी सियासी दलों ने गुणागणित तेज कर दिया है। पिछले चुनाव में मिले मतों से लेकर इस बार बनती बिगड़ती संभावनाओं के आकलन अब आखिरी चरण में हैं। पंजाब में भी आम से लेकर खास तक, वादों से लेकर विकास तक, इन सभी के बूते राजनीतिक दलों ने तगड़ा समीकरण रचा हुआ है और 7वें चरण में यहाँ पर मतदान होना है 13 लोकसभा सीटों पर। पंजाब को अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या है पंजाब के मुद्दे, क्या है यहाँ का सियासी समीकरण, उसी पर बातचीत होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमित शर्मा जी, दैनिक जागरण के रेसिडेंट एडिटर हैं पंजाब और चंडीगढ़ के। सबसे पहला सवाल तो मैं यही करना चाहूँगा कि अगर हम पंजाब को समझने की कोशिश करें जोग्राफिकली भी और पॉलिटिकली भी, तो क्या है पंजाब किसी बाहरी व्यक्ति के लिए, जैसे जो पंजाब के बाहर का व्यक्ति है, चाहे वो सेंटर का हो, चाहे वो साउथ का हो या देश के किसी भी कोने का हो, वो पंजाब को समझने की कोशिश करे तो पंजाब को आप कैसे समझाएंगे? देखिए अमन जी, ज्योग्राफिकली हम बात करें तो पंजाब बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि जब इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल जो सीमा सटती है, ऑलमोस्ट 6 ज़िले हैं टोटल ज़िलों में से पंजाब के जितने, उसमें 6 ज़िले ऐसे हैं जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और 553 किलोमीटर के करीब जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो यहाँ आता है। तो अब ये 6 ज़िलों से गुजरती है। उसमें से अब ज्योग्राफिकली हम पंजाब को बेसिकली पंज आब जो होता है, 5 नदियाँ उससे जाना जाता था। तो अब लेकिन अब 5 नदियाँ तो रही नहीं हैं, लेकिन इसकी जो बाइफर्केशन हो गई है पंजाब में, जैसे 3 क्षेत्र माने गए हैं, उसको बांट दिया जाता है ज्योग्राफिकली के दोआबा, माझा और मालवा। तो जब हम दोआबा की इनकी बाइफर्केशन नदियों के बेसिस पे ही है, उसको जो बांटा जाता है। जो माझा क्षेत्र गिना जाता है उसमें बेसिकली ब्यास नदी से आगे आगे जो ऊपर रहता है, ऊपर वाला इलाका, उसको हम कह देते हैं माझा। माझा में जैसे अमृतसर, गुरदासपुर, ये इलाके आ जाते हैं सारे माझा। और फिर उसके बाद नदी आती है, काटती है उसको दोआबा रीजन को, वो सतलुज नदी है। सतलुज और ब्यास के बीच में जो सैंडविच जो बीच में आ जाता है, जो उसको हम दोआबा, 2 आब, यानी कि दो नदियों के बीच में, 2 आब के बीच में वो दोआबा बन गया। उसके बाद फिर आगे चलता है मालवा सबसे बड़ा ज्योग्राफिकली बड़ा है। अगर हम उसको पॉलिटिकली भी जब डिवाइड करते हैं तो पॉलिटिकली भी जो राजनीतिक सबसे ज़्यादा जो दबदबा रहा है वो मालवा का रहता है, क्योंकि विधानसभा में लगभग 69 के करीब 69 सीटें उसमें आती हैं, और दोआबा क्षेत्र में 23 हैं और माझा में 25 आ जाती हैं। इसी तरह अगर हम लोकसभा उसमें बांटते हैं संसदीय क्षेत्रों में, तो जो उसमें है 7 सीटें वहाँ आ रही हैं, 3 दोआबा में और 3 माझा में आ जाती हैं। तो पॉलिटिकली भी जब हम दबदबे की बात करते हैं, ज्योग्राफिकली बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मालवा जो है वो बड़ा रहता, उसमें उसका दबदबा रहता है। ये पंजाब का एक मतलब जो ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको कह सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग हिस्सों में पंजाब भी बटा हुआ है, मालवा, दोआबा और माझा, तो इन सब के मुद्दे भी अलग अलग हैं या पंजाब पूरा एक ही मुद्दे पर चलता है? नहीं, देखिए मुद्दे तो क्षेत्र, जैसे हम कहते हैं कि पंजाब में भी या हमारे देश में हर 2 किलोमीटर के बाद बोली भी बदल जाती है, आपका खान पान बदल जाता है, आपका रहन सहन बदल जाता है। तो इसी तरह जो मालवा है, मालवा में हम मलवई वाली भाषा बात करते हैं, उसमें उसका जो बेसिक नेचर है उस इलाके की वो अलग रही है। दोआबा का एक अलग, दोआबा एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया रहा है, बिकॉज नदियों के उसमें 2 नदियों के बीच में आ रहा है, तो एग्रीकल्चर के हिसाब से, कृषि के क्षेत्र के हिसाब से आलू की फसल के लिए बहुत जाना जाता है ये एरिया। माझा है, माझा में जो बासमती, अब अगर हम बासमती की बात करें तो इंटरनेशनल ग्रेड की जो बासमती है वो माझा क्षेत्र से निकलती है। मुद्दे अलग हो जाते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से निकलता है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अगर हम एक राज्य की बात कर लें तो पूरे राज्य स्तरीय पे कुछ मुद्दे रहते हैं। जैसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, हम उसको एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, अगर बॉर्डर पे थोड़ी सी भी हलचल होती है या कुछ भी इम्पैक्ट आता है, भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनमें हल्का सा भी तनाव आता है या कुछ भी होता है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट वहाँ के पहला इम्पैक्ट पड़ता है जो उस क्षेत्र के लोग हैं, जो फिरोजपुर फाजिल्का से शुरू होता है और जाकर के तरन तारण उस बॉर्डर को टच करता है खेमकरन सेक्टर में। तो वहाँ फ़र्क आता है क्योंकि वहाँ डिस्प्लेसमेंट शुरू होती है, एक अस्थायी उसका भाव आ जाता है। लेकिन ये नहीं है कि वो आकर के मालवा का जो, या शंभू बॉर्डर जहाँ हम हरियाणा से जुड़ते हैं आकर के, या हम चंडीगढ़ में मोहाली में जुड़ते हैं आकर के, वहाँ इम्पैक्ट नहीं आता। लुधियाना की इंडस्ट्री पे उसका सीधा इम्पैक्ट आता है। मतलब ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका पूरे राज्यव्यापी मुद्दे हैं, कुछ हैं जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं। जैसे मालवा में कैंसर का एक बड़ा मुद्दा रहा है, वहाँ के सेहत सुविधाओं का मुद्दा रहा है। दोआबा में कुछ अलग मुद्दे रहे हैं, माझा में अलग रहे हैं। तो मुद्दे अलग अलग भी हैं और कुछ राज्य स्तरीय मुद्दे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहाँ पे मुद्दे हर 2 किलोमीटर पे कहीं कहीं डिवाइड हैं और कहीं ना कहीं एकजुट हैं जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात आती है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को समझने की कोशिश करें तो बीजेपी, कांग्रेस
शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी, इनके अलावा और कोई पार्टी भी दबदबा रखती है क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पर लोकसभा के चुनाव की बात करें? देखिए पार्टियों का जो सिस्टम रहा है, कांग्रेस पुराने समय से रही है। जो भारतीय जनता पार्टी, हम बहुत अगर पुराने टाइम में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा उसमें चलते हैं जब बहुत मतलब 97 के करीब या 92 की पॉलिटिक्स जब हुई। आप पोस्ट टेररिज्म की मैं बात करूंगा, बिकॉज टेररिज्म से पहले जब पंजाब में बहुत काला दौर रहा, उससे पहले की राजनीति कुछ और तरह की थी। बेशक वो आज की राजनीति को प्रभावित करती है, उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है कभी कभी, लेकिन जो पिछले 3 दशकों में हम चले जाएं, उसमें जो 92 में जब टेररिज्म का ओवर हुआ, इलेक्शन हुए पहली बार, तो कांग्रेस जब बेअंत सिंह सरकार बनी, उसके बाद से फिर आते आते 97 में जिस तरह अकाली और भाजपा का जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के बाद यहाँ की राजनीति ने एक अलग शेप ली पूरी तरह से। उसका एक कह लिए कि मुहारा बदल गया। कांग्रेस और अकाली भाजपा गठबंधन रहा, यही आपस में लड़ते थे और इन्हीं का आपस में एक दूसरे से होता था। लेकिन उसके बाद जाकर के अब आम आदमी पार्टी पिछले 22 से पहले वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आ गई, तो 17 में आम आदमी पार्टी का पदार्पण हुआ, यहाँ शुरू हुई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं चैलेंज करना शुरू किया। उससे पहले कहीं बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा रोल होता था, क्योंकि कांशी राम जी जो संस्थापक रहे हैं वो पंजाब से रहे हैं, यहाँ से पार्टी शुरू हुई, लेकिन उस पार्टी का बेस धीरे धीरे यहाँ संस्थापकों ने वो यूपी की तरफ तो बढ़ गया, लेकिन पंजाब में धीरे धीरे ख़त्म होता गया। और जो बहुजन समाज पार्टी आ गई वो इस लेवल पे चली गई कि कुछ नहीं। और आम आदमी पार्टी के आने के बाद उसका जो आधार था वो ऑलमोस्ट हर कंस्टिट्यूंसी में रहा, लेकिन बहुत ही, जिसको आप कह सकते हैं बहुत ही थोड़े लेवल पे चला गया। तो आम आदमी पार्टी के आने के बाद पंजाब का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। और 22 के बाद जब पिछले लोकसभा भी हुए और 22 के विधानसभा हुए, 22 में विधानसभा में देखिए कि किस तरह अकाली भाजपा गठबंधन और जो दोनों थे, और उससे पहले आप इनकी बात कर लीजिए कांग्रेस की, पूरी तरह से बड़े बड़े लीडर भी हार गए। सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल, एक आंधी चली आम आदमी पार्टी की। तो 22 में जब आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, उसके बाद से बहुत चुनावी परिदृश्य बदले हैं। अब जो छोटी पार्टियां बहुत, जिसको आप कहें कि छोटी छोटी या और लोग आते हैं, लेकिन उनका कोई बहुत आधार नहीं रहा। मुख्य मुकाबला जो है कांग्रेस भाजपा, क्योंकि इस बार अब भाजपा साथ नहीं है गठबंधन के, तो 4 पार्टी एक तरह से चतुर्कोणीय मुकाबला हो गया। आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के आने के बाद पंजाब का राजनीतिक समीकरण बहुत हद तक बदल गया। तो मतलब दिल्ली से एक पार्टी उभरी और वो कैसे पंजाब में आ गई कि उन्होंने 2 जो यहाँ पर मेन पार्टीज थी, बीजेपी भी, कांग्रेस भी और अकाली दल भी, शिरोमणि अकाली दल भी, उन तीनों को पीछे छोड़ते हुए कैसे आम आदमी पार्टी ने अपना दबदबा कायम किया, वो समझने की मैं कोशिश करूंगा। अमन जी, इसको हम देखें तो ये ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी अचानक से आई। देखिए, जो आम आदमी पार्टी की जीत, अगर मैं उसको 2 लाइन में विश्लेषण करना चाहूँ तो मैं ये कहता हूँ कि वो आम आदमी, जो आपने कहा कि दिल्ली से आई और आके यहाँ जम गई, वो आम आदमी पार्टी के लिए वोट नहीं था। वो जो पहली बार वोट पड़ा था, जो 92 जिसमें जीते, वो ये था कि हमें वो हराने के लिए वोट था। वो जो पंजाब का वोटर था वो कहीं ना कहीं 2 पार्टी सिस्टम आप कह लीजिए कि अकाली भाजपा गठबंधन और उधर कांग्रेस, इन 2 के बीच में शिफ्ट होता था। तो वहाँ पे ये बात आ गई कि इन्हीं को हराना है। तो वो जो आप कह रहे हैं कि एकदम दिल्ली से आकर के वो जीत गए और 92 में इतना बड़ा भारी बहुमत ले गए, तो जो बहुमत था वो उन पार्टीज़ को हराने के लिए था, ना कि आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी आई, एक बिल्कुल नई पार्टी आई, उन्होंने आकर के ऐसी बातें करी, और उन्होंने, जिसे हम कहते हैं कि जब अब आप तमिलनाडु की उदाहरण लीजिए, इस बार इस लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में देखिए कि किस तरह से जो नई लीडरशिप भाजपा की वहाँ आई और उन्होंने आके स्टालिन को, जिसको हम कहते हैं आंखों में आंखें डाल के, उन्होंने चैलेंज किया। तो यहाँ पंजाब में जब आए तो प्रकाश सिंह बादल और जो भाजपा का गठबंधन था, इसी तरह कांग्रेस थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह का वो आपस में ही चलती थी, उनकी टर्म्स चेंज हो जाती थी, लीडर्स बदल जाते थे। तो आकर के आम आदमी पार्टी ने सीधा, उन्होंने बहुत मुद्दों की बात नहीं कही, उन्होंने सीधा कहा कि ये लोगों ने अपना जो परिवारवाद या यहाँ पे राज बना लिया है, हमें इस राज को ख़त्म करना है। जिसे मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो एक पंजाबियों की शुरू से आदत भी है, एक आप देखेंगे कि पंजाब, जो अगर हिस्टोरिकली या जियोग्राफिकली हम देखें तो पंजाब जब भी भारत पे आक्रमण हुआ, तो जब आक्रमण होता था तो जो बाहर के रूरल, चाहे मुगल हों, तो पंजाब सबसे पहले उनके आगे अटैक आता था, सबसे पहले पंजाब आता था जब उन्होंने दिल्ली की तरफ जाना है। गेटवे कह सकते हैं। हाँ, गेटवे तो है ही है। तो उस टाइम जब अटैक में जो एक नेचर, बाय नेचर पंजाबियों में हम कहते हैं कि एक गर्मी रहती है, तो जो आकर के उनको एक उस गर्मी को हल्का सा हुंगारा दे देता है,
तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो यही आम आदमी पार्टी ने आके किया कि उनके अंदर का जो वो एक रिबेलियन जिसको हम कहते हैं कि वो जगा दिया। आपने अलायंस का भी अभी जिक्र किया, दो अलायंस हमारे सामने आते हैं, एक तो बीजेपी और अकाली दल का अलायंस जो पहले था, और ये पहला चुनाव है जब बीजेपी और अकाली दल लोकसभा का चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। सेम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ भी है। बाकी राज्यों की बात करें तो इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सब में सीटों का बंटवारा है, चाहे वो दिल्ली की बात करें या दूसरी सीटों की बात करें। मगर पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, सेम बीजेपी और अकाली दल। तो इसमें फायदा और नुकसान कौन सी पार्टी को, दोनों की अलग अलग बात करते हैं, पहले बीजेपी और अकाली दल पर आते हैं। देखिए, जहाँ तक भाजपा और अकाली दल के अलायंस की बात है, ये प्रकाश सिंह बादल इस अलायंस को, या भाजपा के नेता शुरू से यही अलायंस को नाम वो देते रहे थे कि ये अलायंस पॉलिटिकल अलायंस नहीं है। और जो 25-26 साल वो अलायंस चला, उसमें वाकई में ये बात देखने को रही है। उस अलायंस की एक खासियत थी कि वो पॉलिटिकल से ज़्यादा पंजाब की पीस, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और सौहार्द के लिए, वो एक तरह का सांकेतिक सिंबल बन गया था, सिंबल बन चुका था। लेकिन सिंस दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो एक लेवल पे आकर के जब भी जो जिन्हीं किसान आंदोलन या किसी भी वजह से जो फैसले हुए वो हुए। अब उसमें जो आपने सवाल किया कि इसमें आपस में किसका नुकसान और किसका फ़ायदा हुआ, अगर हम पहले श्रोमणी अकाली दल के हिसाब से देखें तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल भी इस अलायंस से बाहर जब आया है तो उसे भी नुकसान हुआ है। नुकसान इस मायने में कि कहीं आप देखिए, जो श्रोमणी अकाली दल था, जब तक अलायंस था तब तक वो कहीं ना कहीं और ऊपर चल रहा था। और वो मतलब पहली बार पंजाब में इतिहास रचा गया था कि नहीं तो हमेशा एक टर्म के बाद टर्म बदल जाती है। जैसे हम कहते हैं बाकी राज्यों में होता है कि एक बार एक टर्म 5 साल उनके, 5 साल उनके। लेकिन श्रोमणी अकाली दल और भाजपा के अलायंस ने इसे पलट दिया। 10 साल वो इकट्ठे उन्होंने राज किया, 10 साल पूरी 2 टर्म्स उन्होंने पूरी की। ये एक इतिहास बना था। ये उस अलायंस की ही बदौलत था कि जिसे हम कहते हैं कि अर्बन और रूरल, कोई पंजाब जो है उसमें अर्बन भी, क्योंकि सिटीज़ बहुत हैं, और रूरल भी है। बेशक एग्रेरियन स्टेट है, लेकिन दोनों का आपस में एक, जिसे हम कहते हैं, कॉम्बिनेशन है। तो अकाली दल जो था वो कहीं ना कहीं रूरल वोट को, जिसे हम पगड़ीधारी कहते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते थे। और जो भाजपा थी वो कहीं ना कहीं जो, जिसे आज की डेट में हम सहजदारी या हिंदू, आजकल हिंदू टर्म कहा जाता है, वैसे तो सहजदारी और केशधारी वाला शब्द है, वो हिसाब था। तो वो दोनों का एक पूरा जो सोसाइटी, पंजाब की जो सोसाइटी है, वो सहजदारी और केशधारी का एक सुमेल है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जब वो अलायंस हुआ और कहीं कुछ ऐसी बेअदबी की घटनाएं हुई या कुछ ऐसे मुद्दे बने जो श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ जाने लगे, और धीरे धीरे श्रोमणी अकाली दल का ग्राफ इतना नीचे आता गया कि वो सिमटते सिमटते सीटों पे, बहुत गिनी चुनी सीटों पे पहुंच गए। और 22 के इलेक्शन में तो मतलब बहुत बुरा हाल हुआ। तो वहाँ से दिखने लगा, अब तब से लोगों की बात शुरू हुई, लोग कहने लगे, पार्टी नेतृत्व ये सोचने लगा कि नहीं, अगर अलायंस होता, कुछ ऐसा ही हाल भाजपा का भी हुआ। क्योंकि भाजपा हमेशा से नेशनल लेवल पे तो भाजपा बड़ी पार्टी रही, लेकिन पंजाब में जो वो कहते थे कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा या इसी सौहार्द के लिए, या हम छोटे भाई की भूमिका में रहना पसंद करेंगे, तो वो 23 सीटों पे लड़े। उन्होंने पूरे जितना भी जब तक अलायंस रहा, वो विधानसभा की 117 में से केवल 23 सीटों पर लड़ते थे। तो 23 सीटों के कारण वो, उनका जो आधार था वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 23 का जो प्रभाव आसपास की सीटों पे ले लो, मैं 23 से कह सकता हूँ कि 23 में तो सीधा वो लड़ रहे थे, लेकिन प्रभाव जो पड़ रहा था वो जाकर के 30 या 32 सीटों तक सीमित हो गया। तो एकदम से 117 विधानसभा में 117 सीटें या लोकसभा में 13 सीटों पर जाना, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये बात जब किसान आंदोलन पीछे लोकसभा की बात हुई, तो ये बात चलने लगी कि कहीं ना कहीं अलायंस की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखेंगे कुछ एलिमेंट्स भी पंजाब में इस तरह, जब ये जो अलायंस नहीं हुआ, जब अलायंस नहीं होता है, तब पंजाब में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अलगाववाद या कुछ रेडिकल थॉट्स या ऐसे सिस्टम्स वो निकलते रहे हैं। और अकाली दल जो रहा है, अकाली दल भी, क्योंकि भाजपा के साथ जब अलायंस में रहा, तो अकाली दल बहुत हार्ड लाइनर वाली, क्योंकि अकाली दल एक समय पे हार्ड लाइनर भी रहा है, लेकिन वो हार्ड लाइनर वाली सोच छोड़ के वो मॉडरेट उसमें आ गया। तो ये पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि 2 राजनीतिक दलों के सुमेल ने जो पंजाब में रेडिकलाइजेशन है उसको कंट्रोल रखा। अब रही बात आम आदमी पार्टी, आपने बात की अलायंस की और कांग्रेस के अलायंस की, तो ये एक बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं, अचानक इस तरह का अलायंस था जिसके बारे में लोगों को पच नहीं रहा था। क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला रहा है, या इस बार भी है, वो सीधा मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में है। राष्ट्रीय स्तर पर
वो एक हैं, इंडी ब्लॉक में जुड़े हुए हैं। यहाँ उनका शीर्ष नेतृत्व आता है तो आकर के, चाहे केजरीवाल जी हैं, संजय सिंह हैं या कोई भी हैं, उन्होंने आकर के कभी भी यहाँ पर आकर के कांग्रेस की शीर्ष नेता को कभी गाली गलौज नहीं किया या कभी उन्होंने उनके बारे में उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया, हम कह सकते हैं। लेकिन जब पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो कांग्रेस नेतृत्व है वो इसके बहुत तरह से खिलाफ था। उन्होंने एक स्टैंड ले लिया था और हाईकमान तक, यहाँ तक कह दिया था हाईकमान को, राहुल गांधी जी को, कि अगर पंजाब में अलायंस होगा तो हम पूरा जो पंजाब का नेतृत्व है कांग्रेस का वो कहीं ना कहीं पीछे बैठ जाएगा, हम बैठ जाएंगे, आप इलेक्शन बेशक लड़ लीजिए। नतीजा ये हुआ कि पंजाब में अलायंस नहीं हुआ। नहीं अलायंस होने से अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से बात करूं, राज्य के लिए फ़ायदा या नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन इससे जो राजनीतिक फ़ायदा है मैं वो देख रहा हूं, वो कहीं ना कहीं इंडी ब्लॉक को फ़ायदा हुआ है। अगर हम एनडीए की बात करें और हम इंडी ब्लॉक की बात करें तो इससे इंडी ब्लॉक को फ़ायदा हुआ है। और कल राजा वड़िंग जो हैं पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं, वो इस बात को मानते भी हैं। वो इस तरह से, उन्होंने कल जागरण को ही हमारे एक इंटरव्यू में बात कही, उन्होंने कहा कि चाहे मतलब वोट 13 सीटों पर कांग्रेस को पड़े, चाहे वो वोट आम आदमी को पड़े, लेकिन वो वोट एंटी मतलब खाता जो जाएगा वो तो इंडी ब्लॉक में जाएगा, यानी कि एंटी एनडीए वोट जाएगा। तो कहीं ना कहीं वही है कि मुकाबले में, क्योंकि यहाँ सीधा मुकाबला हो रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, तो अगर कुछ सीटें वो लेते हैं और कुछ सीटें वो ऊपर जाकर, यहाँ तो अलग अलग हैं, यहाँ तो ये गिना जाएगा कि कांग्रेस 9 सीटों से सिमट के इतने पे आई या उसकी बेस बढ़ा, लेकिन जब इंडी ब्लॉक की बात होगी, क्योंकि ये लोकसभा का इलेक्शन है, देश के लिए इलेक्शन है, तो इंडी ब्लॉक देखा जाएगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उन दोनों का फ़ायदा, इंडी ब्लॉक का फ़ायदा होने वाला है। अगर मैं टू द पॉइंट समझने की कोशिश करूं कि अकाली दल और भाजपा जो अलग अलग लड़ रहे हैं, तो इसमें फ़ायदा और नुकसान किसका है? देखिए, इसमें अगर हम अकाली दल और भाजपा का अलग अलग भी देखें कि फ़ायदा, राजनीतिक फ़ायदा, तो मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी जो गेनर रहेगी इस इलेक्शन में वो भाजपा रहेगी। रिज़ल्ट कुछ भी आए, 13 में से सीट एक भी ना आए, 10 भी आ जाएं, 2 भी आ जाएं, 1 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, तो कहीं ना कहीं गेनर वो भाजपा रहेगी। वो इसलिए रहेगी क्योंकि जब तक ये अलायंस था, जब तक अलायंस में काम कर रहे थे, तब भाजपा का जो आधार था वो 23 सीटों पर था। वो 23 सीटों पर 117 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज में से केवल 23 सीटों पर लड़ती थी। उस 23 का थोड़ा बहुत बाहर प्रभाव चला जाए तो आप 30-32 सीटों पर मान लीजिए, 30-32, और उसमें भाजपा में कभी कोई लीडरशिप उभर के नहीं आई थी। लेकिन अब क्योंकि अगला चैलेंज उनके लिए 2027 में जो है वो 117 सीटों पर लड़ना है। इस बार 13 सीटों पर, कहाँ वो 4 सीटों पर लड़ते आए इतने साल, अब वो 13 सीटों पर। इस बार जब वो 13 सीटों पर गए तो हर 13 में से 9 जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनमें उनको अपना आधार खड़ा हुआ। कहीं ना कहीं जहाँ कह लीजिए कि वो बिल्कुल जीरो थे, वहाँ पे वो 0 से 10 पे आ गए। जहाँ 10 थे वहाँ से वो 15 पे आए, 15 वाली जगह पे वो 25 पे गए, 25 वाली पे वो 35 पे गए। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी गेनर है वो भाजपा रहेगी। मैं सीट टर्मिनोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ कि हम ये नहीं गिन सकते, कह सकते कि वो सीटें इतनी जीतेंगे, वो आधार नहीं। मैं लोकसभा नहीं, मैं एक राजनीतिक फायदे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनका लक्ष्य भी जो है वो इस बार 24 लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य है 27। वो 27 की बात कर रहे हैं। आप उनके प्रधान सुनील जाखड़ जी से बात कीजिए, आप गजेंद्र शेखावत जी से कीजिए, विजय रूपाणी जो प्रभारी हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर, वो बात करते हैं आकर के। जब उनसे बात करें तो वो यही कहते हैं कि 24 का तो ये ट्रेलर है, असली पिक्चर तो भी बाकी है, वो 27 में आएगी। तो उन्हीं के इन जो वाक्य है उसी में उनका जो राजनीतिक फ़ायदा होने वाला है वो उसको देख रहे हैं। रही श्रोमणी अकाली दल की बात, श्रोमणी अकाली दल के लिए ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रोमणी अकाली दल बहुत एक लोएस्ट एप पे चला गया था। उनके लिए इस चुनाव में एक जो जिसको हम कहते हैं कि उनके लिए जो एक सिल्वर लाइन दिख रही है, उनको एक आशा किरण दिख रही है, वो दिख रही है कि वो इस लेवल पे लोएस्ट एप, जिसको हम कहते हैं कि इतना नीचे चले गए थे कि उनको अब जहाँ से भी वो उठेंगे वो हल्का ऊपर ही उठेंगे। अब वो कितने, उन्होंने पंजाब यात्रा निकाली, पिछले 3 चुनावों में उनका लगातार विरोध हो रहा है। पहले उनका बेअदबी के मामलों को लेकर के विरोध होता रहा, जहां वो जाते थे उनके लीडर्स को जवाब देने पड़ते थे, उनको घुसने दिया जाता था। फिर वो किसान आंदोलन का मसला आ गया 22 में, वहाँ पे भी उनका विरोध होता रहा। ये उनके लिए पहला चुनाव है इस बार कि पूरे पंजाब की 117 कंस्टिट्यूंसियों में सुखबीर सिंह बादल जो पार्टी प्रधान है, उन्होंने एक पंजाब बचाओ यात्रा निकाली। उस यात्रा का कहीं विरोध नहीं हुआ। उनके लिए यही सबसे बड़ा राजनीतिक फ़ायदा और राजनीतिक अचीवमेंट के रूप में देख रहे हैं। वो भी यही देख रहे हैं कि सीटें आती, क्योंकि जो श्रोमणी अकाली दल है उनका जो बेस है वो क्षेत्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टी है। रीजनल पार्टी की जो प्रधानमंत्री बनने की उनकी कभी मंशा नहीं है कि उनका ये है कि हम वहाँ पर जाकर के मंत्री बन सकते हैं किसी भी सरकार में। उनको किसी सरकार में जुड़ना पड़ेगा, किसी ना किसी अलायंस में जाना पड़ेगा।
लेकिन पंजाब में वो अकेले राज भी करने की मंशा रखते हैं। उनका है कि हाँ, हम उनकी एस्पिरेशन है कि हम अकेले भी राज करें, भाजपा के अलायंस के बिना भी करें। तो वो श्रोमणी अकाली दल भी जो चुनाव को देख रहा है वो 27 को देख के कर रहा है। उन्होंने जो इस बार हासिल करने की वो बात करते हैं, अगर आप उनसे बात करें तो उनका यही है कि हमारा जो इस बार सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हमारा इन चीज़ों पर विरोध नहीं हुआ जो वो पिछले 3 इलेक्शन में लगातार हर कंस्टिट्यूंसी में झेलते थे। इस बार उनकी यात्राएं निकली, उनको रिस्पॉन्स भी मिला। सीटों में वो कितना बदलते हैं, कितना ऊपर नीचे जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो 27, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी होने के कारण वो 27 को रख रहे हैं। उनको ये है कि अगर वो बन भी जाते हैं ए अलायंस या बी अलायंस, वो तो पोस्ट अलायंस में भी बात हो सकती है। जाएं नहीं जाएं ये उनकी अपनी चॉइस होगी, अपनी 27 को। लेकिन उनको जो भी कदम चले हैं, जो कह रहे हैं कि उन्होंने, अगर अकाली दल की आप बात करें कि अलायंस में वो नहीं गए, भाजपा कहती है कि हमने अलायंस नहीं किया या अकाली दल कहता है हमने अलायंस नहीं किया, लेकिन असली बात यही है कि दोनों के दिमाग में जो थी वो 24 नहीं, वो 27 था। दोनों ने अपने 27 को, क्योंकि बड़ा बेस 27 है, तो वो 27 को लेके अब से काम उन्होंने लोकसभा में अपना आधार बनाना। तो दोनों ही कहीं ना कहीं इसमें अलग अलग भी जाएं, सीटों में आए ना आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका जो अपना गेन करेंगे वो 27 के मद्देनजर कर रहे हैं। आप चले जाएं दूसरे अलायंस की बात, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का है। शॉर्ट टर्म में उनका बहुत फ़ायदा है। शॉर्ट टर्म में फ़ायदा ऐसा है कि उन्होंने अलायंस किया तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सीटें जीतेगी, जो आम आदमी पार्टी की जीतेगी, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव है, वहाँ इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए की बात हो रही है। तो जो भी वो सीटें जीतेंगे वो जाकर के यहाँ से एक यहाँ से निकलेंगी, 2 यहाँ से निकलेंगी, 4 यहाँ से आई, वो आकर के एक ही जगह पे जुड़ जाएंगी, वो इंडिया अलायंस के खाते में जाएंगी। तो उनको शॉर्ट टर्म तो गेन होगा, लेकिन 27 के हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि उनके लिए दिक्कतें होंगी। दिक्कतें ये होगी क्योंकि उनका यहाँ पर अलायंस नहीं है। नेशनल पे अगर सरकार वो बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, अलायंस रहेगा, या तो इंडिया अलायंस टूटेगा, वो बाहर आएंगे, उसका एक अलग, वो तो अलग राजनीतिक परिदृश्य बनेगा। अगर वो अलायंस चलता रहेगा, उस अलायंस में रहेंगे और पंजाब में वो एक दूसरे को गाली गलौच या एक दूसरे की, जिसे हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक गाली गलौच की मैं बात कर रहा हूँ, कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना पंजाब में, क्योंकि मुख्य जो अपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस अब क्या वो उनका जो नेता प्रतिपक्ष उसमें है विधानसभा में, तो क्या वो आम आदमी पार्टी को चैलेंज नहीं करेंगे? अगर वो चैलेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं वोटर 27 के लिए लेकर कंफ्यूज रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में मैं मानता हूँ उनके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। शॉर्ट टर्म में उनके लिए, अलायंस के लिए, आप और कांग्रेस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए वो फायदा होगा। अकाली दल का स्टैंड तो यहाँ पर क्लियर है कि वो क्षेत्रीय मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं। मगर बीजेपी की बात करें तो जैसे बाकी राज्यों में बीजेपी सिर्फ मोदी के फेस पर, मोदी मैजिक यानी कि, और राम लहर जो है बीजेपी के साथ में, और राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, जो पूरा इंटरनेशनली जो पूरा सिनेरियो बना हुआ है, उसको लेकर पूरे चुनाव में उतरी हुई है। पंजाब में बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में है? देखिए, बीजेपी ने मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे खड़े करने की कोशिश की और कुछ हद तक बीजेपी उसमें सफल भी हुई। यही मैं उनकी अचीवमेंट, आप देखें कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, क्योंकि पंजाब के लिए मैंने पहले भी बात की थी, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द वो एक बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी डिस्टेबलाइजेशन होती है तो वो पूरे देश को डिस्टेबलाइज करती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने, जब प्रधानमंत्री जी ने पहला, क्योंकि इस बार जो चुनावी कैंपेन एक तरह से अभियान भाजपा ने जोर शोर से शुरू किया, वो इस बार प्रधानमंत्री जी की रैली से ही शुरू हुआ। उन्होंने आते ही राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया, उन्होंने बॉर्डर की बात की, उन्होंने स्टेबलाइज करने की बात की, उन्होंने तरक्की की बात की, उन्होंने कहा कि बॉर्डर स्टेट है, इसकी तरक्की क्यों ज़रूरी है, इसका देश में क्या योगदान है। उन्होंने वो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। कुछ हद तक वो नैरेटिव आया भी, और जो बाकी पार्टियां हैं वो उस लाइन पे बात करने भी लगी। लेकिन अगर हम बात करें कि मुद्दों की पंजाब में, तो पंजाब में जो मुद्दे हैं वो अलग अलग, मैंने कहा कि बदल जाते हैं। कहीं धार्मिक मुद्दों की बात करने लगे कि एक दो कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में बिल्कुल अलगाववाद की बात होने लगी, कहीं कुछ बात आ गई, कहीं बिल्कुल निरोल किसी कंस्टिट्यूएंसी में मुद्दे ही ऐसे बन गए जो असल में मुद्दे ही नहीं है, वो पार्टियों ने, लीडर्स ने वो बना दिए। लेकिन अगर मैं 13 सीटों पर कम से कम उन कंस्टिट्यूएंसी में ट्रैवल किया है, देख के आया हूँ, मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि एक, अगर हम उसको कंक्लूड करें, पंजाब में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना है वो इस बार का जो चुनाव है, वो हम कह सकते हैं कि एक वोटर है, दो भागों में बंट गया। इतनी स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन है इस बार वोटर की कि एक है जो कहता है कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को देखना चाहता हूं, वो ये भी नहीं कह रहा कि मैं भाजपा को देखना चाहता हूं, वो प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते हैं। और एक वर्ग है जो पूरी वो इस बात पे वोट डाल रहा है, उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा कि जी ये आम आदमी पार्टी का है
उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा ये कांग्रेस का है या ये निर्दलीय है या कोई भी है। वो ये देख रहा है कि ये जो कैंडिडेट है मेरी कंस्टिट्यूंसी में, ये क्या जो मोदी जी की लीडरशिप में सरकार बनने वाली है, क्या उस लीडरशिप को, उस कैंडिडेट को, उसको हराने का मादा रखता है, क्या उसको हरा देगा। तो एक वर्ग है जो बिल्कुल मोदी जी को जिताना चाहता है, वो ये नहीं देख रहा कि ये कौन सा कैंडिडेट है, वो कहता है डालेंगे इसलिए डालेंगे। दूसरा जो ये देख रहा है कि हाँ मेरी कंस्टिट्यूंसी में ये निर्दलीय आ गया इंडिपेंडेंट, लेकिन ये कैंडिडेट है जो उनको हरा देगा, जो उस टीम को हरा देगा, तो वो इस बात पे जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रो मोदी और एक जो मोदी जी से नाराजगी रखता है, मतलब उस पूरा वोटर उस हर कंस्टिट्यूंसी में उस पर बट गया है। और ये वोटों की जब आप गिनती एंड में देखेंगे तो ये नतीजा है, सामने आएगा कौन किस पे भारी पड़ता है, ये वोट वही डिसाइड कर दे। यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पर मेन चेहरों की लड़ाई नजर आ रही है, पार्टियों की भी है पर वो कम है और चेहरों की लड़ाई यहाँ पर ज़्यादा है, ऐसा है? चेहरों की हम लोकल लेवल की बात करें, देखिए राष्ट्रीय एनडीए का तो एक चेहरा प्रधानमंत्री मोदी हैं और केवल उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर कोई कैंडिडेट बात भी कर रहा है, अगर प्रधानमंत्री ने, मैं उदाहरण के लिए कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने आकर के उनका आप कैंपेन को कंक्लूजन देखिए, जब भी उन्होंने रैली ख़त्म की उन्होंने एक बात को उनको बहुत सही ढंग से समझा। उन्होंने बात की कि अगर ये जो कैंडिडेट है, अगर आप इनको वोट डालते हैं तो वो वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। उन्होंने भाजपा का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा ये मोदी के खाते में जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने इस बात को पहचान लिया कि ये चुनाव पंजाब में जो है वो पूरी वोटिंग पैटर्न एंटी मोदी या प्रो मोदी, इस बात पे वोट पड़ेगी। तो उन्होंने उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की और वो काफ़ी हद तक सफल रहा है। उनकी रैलियों के बाद पंजाब में प्रभाव दिखाई दिया। वो कैंडिडेट्स जो अपने आप को बहुत मतलब अच्छी पोजीशन में नहीं मान रहे थे, मैंने कुछ से बात भी की, वो आज की डेट में ये कह रहे हैं और उनका यही है कि जो अगर मेरे को प्रधानमंत्री जी ने स्टेज से ये कह दिया कि हाँ जी मेरे मित्र, ये उन्होंने कैंडिडेट मित्र, एक शब्द से उनको लगा कि हमारा जो ग्राफ है वो एकदम बढ़ा है और जो वोटर है उसके दिमाग में ये बात आ गई है कि ये मोदी जी के चहेतों में से हैं, इसलिए मेरे को इसको जिताना है। और रही दूसरी बात, दूसरी तरफ जो है तो यूपीए के पास कोई चेहरा नहीं है, उनका कोई भी यहाँ पे इंडी ब्लॉक का कोई चेहरा नहीं आया है। तो उस चेहरे में वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में जो लोकल चेहरा है, पार्टी के प्रधान का चेहरा नहीं या पार्टी के एलओपी का चेहरा नहीं, जो पार्टी के कैंडिडेट का चेहरा है उस अलायंस से, वो जरूर मैटर किया है। रही बात जो आम आदमी पार्टी की, तो भगवंत मान यहाँ मतलब एक सिंगल हैंडेडली चेहरा रहे हैं। मैराथन उन्होंने जितनी भी कह लिए कि मान मैराथन के नाम से उनको जाना जा रहा है कि पूरी कैंपेन एक भगवंत सिंह मान उन्होंने अपने दम पे की है। बाकी लीडर्स तो चाहे संजय सिंह या राघव चड्ढा जी, वो तो आखिरी फिनिश लाइन जब मैराथन ख़त्म होने को थी 24 घंटे पहले वो आकर के वो फिनिशिंग लाइन के टच करते हैं, लेकिन पूरा कैंपेन उन्होंने किया है। तो आम आदमी पार्टी उस चेहरे पर डिपेंडेंट रही है। भाजपा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा रहा है। कांग्रेस में कहीं भी आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी की बात नहीं हुई। मैंने ये बहुत महसूस किया, मैंने टीम से भी डिस्कस करता था कि अपने कैंपेन में लोकल कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट राहुल गांधी, सोनिया गांधी या किसी और नेता की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो ये कह ही नहीं रहे हैं। जबकि पिछले चुनाव में वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करते थे, वो उनकी बात करते थे, लीडरशिप की बात करते थे। इस बार या तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी को काटते हुए उस पर वोट मांगते थे कि ये ऐसा कर देंगे, या वो अपने दम पे मांगते थे कि मेरी क्रेडिबिलिटी, मतलब राष्ट्रीय लीडरशिप से कांग्रेस है उसमें उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी उन्होंने दिखाई। मैं उदाहरण देता हूँ, राजा वड़िंग जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान हैं, वो लुधियाना में रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनका भाषण इसी बात से शुरू होता है, आप अपने आप कंक्लूड कर लेंगे। वो आते ही ये कहते हैं कि देखिए मैं कौन हूँ, मेरी हाईकमान मेरे पे भरोसा करती है। जब भी कभी पंजाब में कोई दिक्कत आती है, किसी बड़े चेहरे के खिलाफ लड़ाना है या चाहे गिद्दड़बाहा हो या वो, तो मेरे को कहते हैं और मैं उन इलेक्शन को आकर के लड़ता हूं क्योंकि मेरे में लड़ने। वो अपने आप को कहते हैं कि मेरा अपना दम है। वो हाईकमान की बात नहीं कर रहे, वो लीडरशिप की बात नहीं कर रहे, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां कांग्रेस के लीडर्स प्योर अपने पे वोट मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी में भगवंत सिंह मान या अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर वोट मांगी जा रही है। ये चेहरों की स्थिति इस तरह है। अब हम बात करें जैसे मोदी फैक्टर तो यहाँ पर है, ये तो पूरा निष्कर्ष निकल चुका है इसमें कि कहीं ना कहीं बाकी राज्यों की तरह मोदी फैक्टर यहाँ भी है। अब हम पंजाब के अगर अलगाववाद की बात करें, ड्रग्स की बात करें, जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं, अमृतपाल जो जेल से चुनाव लड़ रहा है, उस तरह का क्या इफेक्ट पड़ेगा आने वाले चुनावों पर और इस चुनाव पर? देखिए, ये जिस तरह के अलगाववाद की सोच के कुछ कैंडिडेट्स या उस तरह के आए हैं, ये जो उभार है ये बहुत गहन चिंतन का विषय है
ये विमर्श का विषय है कि क्या ऐसे कैंडिडेट्स होने चाहिए, क्या उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जानी चाहिए। हमारा संविधान के मुताबिक या रूल्स के मुताबिक उसमें आप देखिए कि जो जेल में हैं, एनएसए में बंद हैं, वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहाँ बैठे हैं, लेकिन कैंडिडेट वहाँ बैठा है और यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है, उनकी जो टीम है वो पूरी लड़ रही है। अब ऐसे में वो क्या मुद्दे उठा रहे हैं। आप पिछले चुनाव की बात करिए, सिमरन सिंह मान एक रेडिकल थॉट के जो मतलब सबसे ज़्यादा जिनको माना गया है कि जो शरेआम अलगाववाद की बात करते हैं, वो सीधे सीधे खालिस्तान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जिसने जो करना है कर ले, मैं तो खालिस्तान की बात करूंगा। जबकि पंजाब में कल सुखबीर सिंह बादल ने बहुत स्पष्टता से, अकाली दल, मैं वही कह रहा हूँ जो मॉडरेट, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि पंजाब में कोई भी सिख, उन्होंने शब्द यूज़ किया है, उन्होंने पंजाबी की बात नहीं की, उन्होंने कहा पंजाब में कोई भी सिख खालिस्तान नहीं चाहता है। अभी हम बात कर रहे थे, जैसे आपने बताया कि वोट अगर कटेगा और बटेगा तो प्रो मोदी और एंटी मोदी में बटेगा और कटेगा। तो ये एंटी मोदी वाला फैक्टर कहाँ से आया और किस तरह से बढ़ रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो जब बात करते हैं तो कहते हैं कि 1991 में अगर मैं होता या फिर उस समय मैं होता तो करतारपुर साहिब आज हमारे पास होता। तो इस तरह का कैसे फैक्टर बन रहा है और कैसे डेवलप हो रही है पंजाब की राजनीति में ये चीज़ें? देखिए अमन जी, मैं इसको, कई कहते हैं कि मोदी जी का विरोध, मैं इसको विरोध नहीं कहता, मैं इसको कहता हूँ नाराज़गी। क्योंकि कहीं अंडरकरंट तो है। आज आप गाँव में घूमिए, लोग बोलते हैं लेकिन डर से नहीं, क्योंकि पंजाब में जो राजनीति है वो बड़ी एक अलग बाकी देश से हटके है। आप देखिए 14 में प्रचंड मतलब भाजपा की वेव थी मोदी जी की, लेकिन पंजाब में वो बिल्कुल भी नहीं चली। धीरे 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 उसका सबसे बड़ा कारण जो आपने बात की, ये प्रो मोदी और एंटी मोदी क्यों बटा हुआ है, वो मेरे को लग रहा है कि कहीं ये भाजपा की जो प्रदेश की लीडरशिप है उसका फेलियर रहा है। 14 में भी, क्योंकि भाजपा पहले तो 23 सीटों पे रही और छोटे उसमें रही, कहीं ना कहीं जो यहाँ का, मैं बहुत लीडरशिप पे मतलब सीधा सीधा मैं कई बार लीडरशिप से बात करता हूँ, मैं मुंह पे कहता हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं आपने अपनी निजी, जिसको कहते हैं, पार्टी का बेस नहीं बढ़ाया। अब उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, शौचालय, हर घर शौचालय योजना है, पंजाब को भी उतनी ही सारी योजनाओं का पैसा मिला जितना बाकी राज्यों को मिला, लेकिन पंजाब में उसकी बात नहीं होती है। पंजाब के उसकी, अब हम ट्रैवल किए बॉर्डर पे, आप जब जो देश का, हमारे देश का पहला गांव, यानी कि जब हम पाकिस्तान से उधर से गिनेंगे तो बॉर्डर पे पठानकोट एरिया में वहाँ पहला गांव जो आता है, जो वहाँ पहला घर है, उस घर के बाहर बोर्ड लगा है 3 घरों के ऊपर के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने, ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, इतना पैसा आया। अब आप उस घर के जो लोग हैं उनसे बात करिए, बात की, हमने बात की, तो उनका कहना है कि हाँ करता बनाता है, सरकार ने बनाता, यानी कि सरकार ने बना दिया। अब किस सरकार ने बना दिया, उनसे पूछो कि क्या ये आप मानते हो, आपको पता है कि ये मोदी सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने आपको घर दे दिया है, बनाया है? वो कहते हैं नहीं, उनको तो ये पता ही नहीं, उनके लिए सरकार ने बनाया। अब उनके लिए सरकार कौन है जो वहाँ पहुँच रहा है, वहाँ कौन पहुँच रहा है, उनको ये पता है कि मेरे घर में बिजली नहीं आ रही है। हमने बात की, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ इस समझने के लिए, केस स्टडी। वो कहते हैं कि हाँ हम तो बिजली फ्री देती जी, किन्हें देती, ले भगवंत मान सरकार ने देती जी, आप सरकार ने। अब उनको बिजली फ्री का पता है, उनके घर में जो शौचालय बना है, उनके घर में जो गैस सिलेंडर आ रहा है, जो उनका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घर बना है, वो उनको नहीं पता कि वो केंद्र सरकार से आया। अब ये किसने पहुंचाना था? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी सरकार तो जाकर के प्रचार नहीं करेगी, ये वहाँ का जो भाजपा का नेतृत्व होगा, जो भाजपा का वहाँ से विधायक या उसका कैंडिडेट या जो लीडर होंगे, वो उन लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे, वो चुनाव में जाके पहुँचाएंगे, वो चुनावी स्टंट देखी जाएगी। लेकिन जब वो घर बन रहा था, जब वहाँ पे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का बोर्ड लगा, तो क्या पंजाब के भाजपा नेतृत्व ने वहाँ जाकर के बात की, उनको बताया? अगर वो बताया होता तो आज वो कभी भी इस बात को नहीं कहते कि हाँ जी उनका विरोध, क्योंकि है तो वो वही समाज है ना, किसान आंदोलन हुआ तो वहाँ से भी लोग पहुँचे। यही स्थिति फाजिल्का में भी है, बॉर्डर पे, वहाँ भी घर बने हैं, वहाँ भी योजनाओं का फ़ायदा हुआ है, आयुष्मान योजना का वहाँ भी फ़ायदा हुआ है, किसान सम्मान निधि वो यहाँ भी पहुँची है, वही किसान, सब किसानों को पहुँची है। लेकिन वो किसान जो जिनको ने उसका फ़ायदा लिया, वो आज ये वोकल नहीं है कि नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं ले जी 3 कानून ने ना साडा मोदी का पंजाब दे एंटी है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो दुष्प्रचार या प्रोपेगेंडा, वो पब्लिसिटी के ऊपर भारी पड़ गया। जो केंद्र सरकार का जो भाजपा को यहाँ लीडरशिप को करना था, वो पहुँचा ही नहीं सके उन तक।
अब ये काम शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी या नई टीम ने इस बात को लेना शुरू किया, तो कहीं बात कर रहे हैं जो मैंने पहले बात की थी 24 में इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन बात वहीं आकर के रुकेगी कि ये जो सेंटीमेंट, ये जो नाराज़गी है, ये जुड़ती गई। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच में बड़े बड़े मतलब जिसको हम्बल शब्दों में उन्होंने बात की कि मैं वोट के लिए नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने उदाहरण दी कि मैं भुज में, वहाँ तो वोट बैंक नहीं है, मैंने तो वहाँ भी टूटा हुआ गुरुद्वारा जो टूट गया था वो उसी मिट्टी उसी डिज़ाइन में बनाने की कोशिश की। मैं चीफ मिनिस्टर था, उसने प्रधानमंत्री नहीं था, तो मैंने करतारपुर कॉरिडोर बनाया। ऐसे मसले जो वाकई में पहले भी हो सकते थे वो नहीं हुए और प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद हुए। अब ये जो नरेटिव है, ये नरेटिव हर बार प्रधानमंत्री को अपने मुंह से नहीं पहचाना पड़ेगा। ये यहाँ की जो लीडरशिप है या जो उनके वेल विशर्स हैं उनका एक, अब बात देखिए, मैं एक और बता रहा हूँ ये नरेटिव क्यों बने, विरोधी नरेटिव जो हैं या नाराज़गी वाले। जब किसान आंदोलन हुआ उसमें बात आई कि जी कृषि कानून किसान के नुकसान में है, उसका पंजाब के किसान को बर्बाद कर देंगे। अगर आप अर्थशास्त्रियों से बात करते, आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट से बात करो, तो वो तो इसको कहते हैं कि नहीं ये फ़ायदे वाला है। आज वो फार्मर भी इस बात को मान रहा है कि हाँ जी फ़ायदे वाला है, कोई बहुत लोग मान रहे हैं, लेकिन वो नरेटिव नहीं था। मैं एक दिन वैसे ही यूनिवर्सिटी में घूम रहा हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और कुछ लोगों से मैं पंजाब में बात कर रहा हूँ, तब भाजपा नेतृत्व के पास 4 लोग ऐसे नहीं थे जो अर्थशास्त्री जो इसकी बात, इसके फ़ायदे बता सकें। मैं उनसे पूछ रहा था कि आप बताइए कौन वो लोग बोल नहीं रहे थे, अर्थशास्त्री डर रहे थे। वो कह रहे थे कि एक डर का माहौल पैदा हो गया क्योंकि हर तरफ नरेटिव, जिन्होंने ये नरेटिव गढ़ना था कि जिनके ऊपर जिम्मा था कि ये कानून आपको बर्बाद कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे, वो नरेटिव कामयाब हो गया। लेकिन जो काउंटर नरेटिव था वो काउंटर नरेटिव नहीं आया। वो सबसे पहला जिम्मा किसका था? वो भाजपा का था। भाजपा के नेतृत्व में एक जिसको कहते हैं बुद्धिजीवी सेल भी होता है, हर तरह के सेल होते हैं, वो सेल्स कहीं ना कहीं चुप्पी साध गए, वो बोले ही नहीं। अगर वो बाद में काउंटर नरेटिव शुरू हुआ, लोगों को लगने लगा कि नहीं यार ये बहुत गलत हो रहा है, ये ऐसा हो जाएगा। किसान खुद जो असली, वो तो यूनियन थी ना, वो तो किसान नहीं थे। मैं तो ये साफ मानता हूँ आंदोलन में किसान नहीं थे। वो कौन थे? जो मालवा बेल्ट से जिनका शुरू से, जिसको हम कहते हैं कि जो उस सोच के लोग थे कि हर बात पे लाल झंडा लेके चलना है, वो लोग वहाँ इकट्ठे हुए, उन्होंने जमावड़ा कर लिया और बनते बनते वो बन गया। जब आपका एक समाज ऐसा है, वो इकट्ठे हो गए, तो मैंने पहले भी बात की, गांव में एक दूसरे के कहने से बहुत बातें होती हैं, मुंह दिखाई के लिए होती हैं कि नहीं यार मैं रहना था इधर नाल ही है ना। पॉलिटिकल पार्टियां तो वो जनिया, इस बार कैंपेन में आप देखिए एक लीडर ऐसी बातें कर रहा है, वो साफ लीडर बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं यार देखो राजनीति तो रहनी है, तुसीं रहना तो पिंड 'च ही है, एक दूसरे नाल वैर ना पाओ, तुसीं आपस में एक दूसरे का वैर मत कमाओ, तुम्हारे पॉलिटिकल पर्चे दर्ज होते हैं एक दूसरे पे, ये लीडर तो बाद में आपको नहीं मिलेंगे। सो वो जो नरेटिव है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहा, और उसका ये नतीजा हुआ कि वो धीरे धीरे इतना बिल्डअप हो गया कि अब उन लोगों को लगता है कि नहीं, जो नहीं डालना चाहता है वो कहता नहीं जी, वो मानने को ही तैयार नहीं, वो कहता नहीं जी, वो ये नहीं देखता कि करतारपुर कॉरिडोर देश के प्रधानमंत्री या देश की सरकार के बिना नहीं हो सकता था। अगर देश की सरकार कहती हम नहीं इसको अलाउ करेंगे तो नहीं हो सकता था। बेशक चाहे वहाँ जाके के कांग्रेस के नेता नवजोत सिद्धू ने जप्फी डाल ली हो, चाहे पाकिस्तान 10 बार बोल दे कि ये बॉर्डर खोल दो, आज पाकिस्तान बोल दे कि हाँ जी हुसैनी वाला बॉर्डर खोल दो, अटारी बॉर्डर खोल दो, हम तैयार हैं, 4 नेता यहाँ से जाकर के वहाँ जप्फी डाल लें और आपस में कहें हाँ जी हम खोल देंगे, और देश की सरकार कहे कि नहीं खुलेगा ये क्योंकि इससे नुकसान है, तो नहीं होगा। अब देश की सरकार ने सोचा कि करतारपुर कॉरिडोर खोलना है तो खुल गया, चाहे शुरुआत कहीं से भी हो, कहीं से, लेकिन डिसीजन मेकिंग तो देश की सरकार के पास है। ये नैरेटिव लोग सुनने को तैयार नहीं, जो एंटी बोलते हैं, जो जिनके मन में है कि नहीं नहीं ये तो होना ही नहीं है, वो वहाँ भी डिस्क्रेडिट करेंगे, वो वहाँ भी करेंगे। अब ये मेरे को लगता है कि ये नैरेटिव धीरे धीरे डाउन होने लगे हैं। जो मैंने बात की कि भाजपा 24 के बाद 27 के चुनाव में अगर इस नैरेटिव को अनल करने में हो जाती है सक्सेसफुल और वो नीचे चली जाती है, तो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव डाउन होंगे और अगला चुनाव का पूरा जो शक्ल और सूरत है वो बदली हुई दिखाई देगी।